हेलो एवरीवन, ये सीए फाउंडेशन का हमारा अकाउंट्स का लेक्चर है। तो हमारा पहले तो 12 नंबर का इलस्ट्रेशन मैंने होमवर्क दिया था, वो हम बाद में देखेंगे। पहले सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेते फटाफट, ठीक है। तो पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क दिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार सॉल्व करता हूँ। गांगुली की बुक दी हुई है, अपने को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। यस सर। ट्रायल बैलेंस दिया, ट्रायल बैलेंस के आइटम तो मैं पढ़ता नहीं, डायरेक्ट अपन पढ़ेंगे एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट्स के जहाँ पे भी इफेक्ट रहेंगे वहाँ पर स्टार मार्किंग करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो ठीक है। फिर बाद में क्या बोले भाई इसमें, सेल्स रिटर्न मतलब गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये कहाँ पे अफेक्ट होगा? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये मतलब एक डेटर में अफेक्ट करेगा और एक सेल्स में अफेक्ट करेंगे। तो सेल्स और डेटर को स्टार मार्क करो। नेक्स्ट, परचेज इंक्लूड फर्नीचर, तो ये कहाँ अफेक्ट करेगा? ये करेगा परचेज में अफेक्ट और एक करेगा ये फर्नीचर में। कहाँ फर्नीचर? ये रहा, ठीक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ओके। लोन फ्रॉम देना बैंक, लोन फ्रॉम देना बैंक, ये रहा लोन फ्रॉम देना बैंक, इसमें वैसे भी हिडन एडजस्टमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर इंक्लूड्स ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड 10,000 ड्यू फ्रॉम यू, ओके। ये एडजस्टमेंट मैं आपको बताता समझाता, ये मैंने बताई भी नहीं है, लेकिन अभी का भी मान के चलो ये इफेक्ट करेगा एक डेटर में और एक क्रेडिटर में। क्रेडिटर में आ गए दो एडजस्टमेंट, और क्रेडिटर कहाँ है, क्रेडिटर कहाँ है, क्रेडिटर कहाँ है, क्रेडिटर कहाँ है, उसके नीचे, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट 1,000 फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स एंड बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स पे वैसे भी हिडन एडजस्टमेंट है तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट में स्टार मार्क। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, बोले तो आरडीडी, आरडीडी कहाँ अफेक्ट करेंगी? डेटर्स में, तो डेटर्स में देखो 3 स्टार आ गए, और आरडीडी पुरानी है नहीं तो ठीक है, वो पीएनएल में चल जाएगा, ओके। बस खत्म। अब आ जाओ क्वेश्चन पे फटाफट। ट्रायल बैलेंस के एक आइटम बताओ, कौन सी चीज़ कहाँ जाएंगी बताओ, फिर हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। गांगुलीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कहाँ जाएगा सर? बैलेंस शीट की कैपिटल साइड में 5,40,500, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में लिखेंगे 5,40,500, है ना? यस। नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, बोले तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में 2,34,000 पर लिख देंगे, टू ओपनिंग स्टॉक 2,34,000, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स, सेल्स का जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में 14,48,000, और एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में बाय सेल्स 14,00,000 कितना है? 48,000, 14,48,000, यस सर। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न 43,000, सेल्स रिटर्न क्या होगा? सेल्स में से लेस, तो सेल्स में से लेस करेंगे, लेस सेल्स रिटर्न 43,000, और भी इसमें एडजस्टमेंट है तो अभी का इसको ऐसे रखें। नेक्स्ट, परचेज 12,15,500, परचेज का जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, टू परचेसेस, इसमें भी एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में कितना है अमाउंट? 12,15,500, सॉरी ऐसी क्या, हाँ 12,15,500, यस सर। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या होगा? परचेज में से लेस 29,000, तो यहाँ पर हम करेंगे लेस परचेज रिटर्न 29,000, और भी एडजस्टमेंट है तो अभी इसकी टोटल नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कहाँ जाता है? ट्रेडिंग के डेबिट में 93,000, ठीक है। तो लिखो टू कैरेज इनवर्ड हाउ मच? 93,000। नेक्स्ट, रेट 28,500 कहाँ जाएगा? पीएनएल के डेबिट में, टू रेट कितना था? 28,500, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी, सैलरी कहाँ जाएगा? पीएनएल के डेबिट में 46,500, टू सैलरीज 46,500। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में 1,20,000, डेटर्स 1,20,000, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चल बेटा आजा बाजू। नेक्स्ट,
सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में 74,000, इसमें भी एडजस्टमेंट है तो इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे। क्रेडिटर्स कितना अमाउंट, 74,000। ओके, नेक्स्ट लोन फ्रॉम देना बैंक 12%, ये हिडन एडजस्टमेंट है और नीचे भी कुछ तो भी दिया था तो अपन इसको बाद में करेंगे। अभी का सिर्फ मुझे ये बताओ, लोन है तो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, लोन फ्रॉम देना बैंक। ओके, लोन फ्रॉम देना बैंक कितना था, 1 लाख रुपीज, इसमें एडजस्टमेंट है, आएंगे अपन इस पे वापस। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड 4,500, इंटरेस्ट पेड क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा, P&L के डेबिट में। टू इंटरेस्ट पेड कितना है, 4,500, यस सर। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगेन P&L में टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 17,000। ओके, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट अगेन P&L में 56,000। टू एडवर्टाइजमेंट कितना है, 56, अब तक 56, यस। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है, इनकम, अच्छा देखो यहाँ पे ये गलत है, बोला ट्रायल बैलेंस की आप टोटल करोगे, मतलब टोटल बोले तो ये साइड की नहीं करना है, डेबिट और क्रेडिट नहीं, इसमें मिक्स दिया है, दोनों साइड में डेबिट के आइटम है, क्रेडिट के आइटम है। तो आप यदि देखेंगे एक बार क्रेडिट के आइटम की टोटल करेंगे और डेबिट के आइटम की टोटल करेंगे तो फर्क आएगा यहाँ पे गलत करवाया इन्होंने, 72,500 नहीं होना, ये होना 7,250, वो एक जीरो काट दो उसमें, ठीक है। तो इस मिस्टेक की वजह से किसी का आंसर नहीं आया होगा, इसने सॉल्व किया होगा, तो प्लीज़ इसको करेक्शन कर लो, 7,250, बहुत मिस्टेक है इसमें। क्या ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो कहाँ जाएगा, P&L के क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 7,250। नेक्स्ट कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड, मतलब बैंक का नाम है, मतलब ये क्या है, बैंक बैलेंस है 40,000, तो कहाँ जाएंगे सर, एसेट साइड में जाएंगे, बैंक कितना है 40,000, वो नाम लिख देना जो भी नाम होगा बैंक का, ट्रेडर बैंक जो भी। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड 14,950, अगेन दिस इज इनकम, देयरफॉर इट विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। क्या था, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड हाउ मच, 14,950। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, इसमें भी हिडन एडजस्टमेंट है और नीचे भी एडजस्टमेंट है, तो इस पर भी आएंगे वापस। अभी सिर्फ इतना बताओ इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखूँ, इन्वेस्टमेंट सर एसेट है, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखो 25,000। ओके, इन्वेस्टमेंट 25,000। इंटरेस्ट क्या परसेंट है इसमें, 5%, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 5%, और इधर लोन क्या इंटरेस्ट था, 12%, ठीक है, तो ब्रैकेट में परसेंट लिख देंगे ताकि अपने को बार वापस क्वेश्चन पे आने की जरूरत ना पड़े। फर्नीचर दिया हुआ है बेटा, फर्नीचर क्या है, अगेन एसेट है, 9,000, एडजस्टमेंट भी है तो इनर कॉलम में लिखेंगे फर्नीचर 9,000, फर्नीचर 9,000। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड 37,700, डिस्काउंट अलाउड अगेन एक्सपेंस है तो P&L के डेबिट में। टू डिस्काउंट अलाउड कितना है रे, 37,700 है। ओके, नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस 19,600, जनरल एक्सपेंसेस भी P&L में आएंगे। टू जनरल एक्सपेंसेस 19,600। नेक्स्ट ऑडिट फीस 3,500, अगेन P&L के डेबिट में। टू ऑडिट फीस, बस ये क्वेश्चन को ज़बरदस्ती का लेंथी बनाया हुआ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। कितना ऑडिट फीस, 3,500। नेक्स्ट फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000, इंश्योरेंस प्रीमियम है बेटा, मतलब ये भी एक्सपेंस ही रहता है, बट अभी तक इंश्योरेंस बोलते थे, इधर नाम दे दिया उन्होंने, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है वही अभी तक जो रहता था इंश्योरेंस जो अपन बोलते थे। तो थोड़ा सा अलग आएगा तो अपन ऐसे घबरा जाते, सर फायर तो अभी तक आया नहीं था, अरे तो ठीक है ना, अभी तक इंश्योरेंस बोला था, अभी नाम बता दिया। हो सकता है फायर इंश्योरेंस की जगह पे आपको बोले मरीन इंश्योरेंस, हो सकता है व्हीकल इंश्योरेंस बोलते, स्टॉक इंश्योरेंस बोलते, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस बोलते, जो भी कोई भी इंश्योरेंस हो यहाँ पे आएंगे, सिर्फ LIC का छोड़ के। LIC बोले तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो उसका पर्सनल खर्चा हो गया, वो सिर्फ LIC
और उसका हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ भी उसके पर्सनल रहेंगे, बिजनेस की तो हेल्थ रहती नहीं, तो ये 2 इंश्योरेंस छोड़ देना पड़ता है, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये 2 पर्सनल खर्चे तो ड्राइंग में चल जाएंगे, तो ये 2 छोड़ के बाकी कोई भी इंश्योरेंस रहा हो वो यहाँ पर ही कितना आएगा 3000। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 11650, अगेन P&L टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना रे 11650 बर। पुढे पोस्टेज आणि टेलिग्राम 4350, ओके, टू पोस्टेज आणि टेलिग्राम 4350 बर। आता पुढे कॅश इन हँड, कॅश इन हँड काय ॲसेट आहे, ॲसेट येतो बॅलन्स शीट के ॲसेट साइड में 1900, ओके, कैश 1900। नेक्स्ट इतना क्या खत्म आज के दिन, इतना बड़ा बाप रे बाप। डिपॉजिट एट 10%। अब थोड़ा गौर से देखो, ब्रैकेट में क्या दिया बेटा, डेबिट, मतलब ये डेबिट साइड वाला आइटम है, तो डिपॉजिट है, तो सर डेबिट में मतलब क्या है, ये एसेट है। डिपॉजिट क्या रहता है, अपन किसी को पैसे दे के रखते हैं एज ए डिपॉजिट। जैसे आपने देखा होगा, यदि कोई अपन शॉप खरीदते ना तो पहले उसको अपने को 1-2 महीने का डिपॉजिट देना पड़ता और वो अपने को वापस मिलता। इलेक्ट्रिक का मीटर बिठाते तो वहाँ पे अपने को डिपॉजिट देना पड़ता, वो अपना एसेट ही, अपन सिर्फ वो डिपॉजिट की जमा करके रखते। यदि अपन ने कोई यहाँ पे गड़बड़ की, जैसे आप कभी भी कोई रूम रेंट पे लेने गए तो वहाँ पे क्या करते हैं, आपसे कुछ तो भी डिपॉजिट ले लेंगे। मान लो 10,000 रुपये डिपॉजिट ले लिया, वो भाड़ा नहीं है, वो सिर्फ डिपॉजिट है। क्यों लेते हैं, यदि मान लो आप उनके रूम में रह रहे, आपने कोई दीवार तोड़ दी तो उनकी, तो फिर वो पैसा आपको मांगे, आपने नहीं दिया तो 10,000 रुपये जमा कर लेंगे उनके पास। तो इसलिए एज ए सिक्योरिटी के तौर पे डिपॉजिट जमा करके रखता कोई भी। तो ये हमने अगर हमने लिया लोगों से तो वो लाइबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, डेबिट, मतलब अपन ने किसको तो भी डिपॉजिट दे के रखे हुआ है और वो डिपॉजिट भविष्य में मेरे को वापस मिलता है। यदि मैंने कुछ गलती नहीं की तो वो डिपॉजिट मेरे को वापस मिल जाएगा, फ्यूचर में वापस मिलेगा। तो क्या हुआ, मेरे लिए एसेट होगा एक प्रकार का। तो और उस पर इंटरेस्ट भी देते हैं, डिपॉजिट हमने वहाँ जमा किया, वो पैसे उसके बाद रखेगा तो इंटरेस्ट भी देता अपने को, तो उस पर इनकम भी होती है। तो डिपॉजिट डेबिट साइड में बोले मतलब ये एसेट है और इस पर 10% से अपने को इनकम भी होने वाली, ठीक है। ये अगर क्रेडिट में रहता था तो एग्जैक्ट उल्टा, ये लाइबिलिटी हो जाता था, मतलब हमने लोगों से डिपॉजिट लेके रखे और अपने को उस पर ब्याज देना पड़ेगा लोगों को। ओके, डिपॉजिट मतलब यहाँ पे तो डेबिट है तो मतलब एसेट में जाएगा 1.5 लाख रुपये, ठीक है। लिखो इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट बोलते एक जैसे, इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट दोनों भी अपने एसेट ही है। कितना परसेंटेज में बैच, 10% है और 1.5 लाख रुपये का है, ओके। 10% है और 1.5 लाख रुपये का डिपॉजिट, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट ड्राइंग 50,000, ड्राइंग का क्या होगा सर, कैपिटल में से लेस करना पड़ेगा, सिंपल, ओके। कैपिटल मैंने डायरेक्ट बाहर ही लिख दिया था, इसको अंदर लिखना पड़ेगा, इसमें से करेंगे लेस ड्राइंग, ड्राइंग 50,000, पूरे 50,000, ठीक है, यस सर, वेरी गुड, ऑसम, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। आ जाओ एडजस्टमेंट, क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट, देखो पहले एडजस्टमेंट है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च, इधर से आ जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 3,93,000। ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट क्या होंगे, ट्रेडिंग के, क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट में। 3,93,000 क्या है बेटा, ये बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये पहला इफेक्ट। और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 3,93,000, यस सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या बोला, अब अगली लाइन देखो, दिस इंक्लूड्स, मतलब इसके अंदर एक चीज आई हुई है, क्या आई हुई है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, मतलब कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया, मतलब क्या, ये सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है 31 मार्च को 15,000 का, जो कि नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब रिकॉर्ड करना भूल गए। क्या, सेल्स रिटर्न 15,000 का, तो अब रिकॉर्ड कर देंगे। अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो सेल्स रिटर्न से क्या अफेक्ट होगा बेटा, कौन सी 2 चीज़ें अफेक्ट होंगी, एक तो सेल्स रिटर्न है तो सेल कम हो जाएगा, तो सेल में से माइनस करें, और दूसरा जो कस्टमर ने सेल्स रिटर्न दिया उसका बैलेंस भी तो कम होगा। अरे कोई कस्टमर मान लो 1 लाख रुपए के गुड्स आपसे लेके गया, अब उसने 15,000 के गुड्स वापस दे दिए, तो क्या करना पड़ेगा, एक तो हमने बोल दिया था सेल 1 लाख हो गया, लेकिन 15,000 का सेल तो वापस आ गया, तो सेल को 15,000 से कम करना पड़ेगा। दूसरा हमने लिख दिया था कि हमारे डेटर 1 लाख के हो गए, अपन ने उसको 1 लाख का माल बेचा ना, हम बोल रहे उससे 1 लाख लेने, लेकिन अब 15,000 का माल वापस दे दिया, तो 1 लाख लेने के नहीं 85 लेने, मतलब उसका बैलेंस भी 15 से कम करना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न है, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न है, तो इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे, एक तो सेल्स में से कम करना पड़ेगा और दूसरा डेटर्स में से कम करना है ना। ये हमारे एडजस्टमेंट के बॉक्स में कवर नहीं था, लेकिन अपन लॉजिक लगा के अब
कर सकते हैं। सेल्स में से कम और डेटर्स में से कम कितना अमाउंट है 15,000। ओके लेस, ये ऑलरेडी यहाँ पे सेल्स रिटर्न था, एक और सेल्स रिटर्न आएगा तो आप इसको ऐसा लिख दो अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न। अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न कितना आएगा 15,000। और सेल्स तो कम कर दिया, साथ साथ में डेटर्स का भी बैलेंस कम कर देना पड़ेगा। लेस अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न 15,000। ठीक बा, ओके चलो इसको हाईलाइट कर देता लगे तो आपको एडजस्टमेंट अच्छे से दिखेंगे बाद में। ये एक इफेक्ट है और दूसरा इफेक्ट। नेक्स्ट, परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2016 10,000। ध्यान से देखना है इसमें, परचेज इंक्लूड मतलब परचेज के अंदर चलेगा फर्नीचर कितने का 10,000 का, और वो कब खरीदा है 1 जनवरी को। तो इसमें दो चीज़ें इसका इम्प्लीकेशन है, एक तो तारीख दी हुई है तो वो डिप्रिसिएशन को हिसाब से लेना पड़ेगा। क्या हुआ, परचेज के अंदर फर्नीचर चला गया, फर्नीचर कहाँ जाना चाहिए बैलेंस शीट में, वहाँ गया कि नहीं, तो पहले तो बैलेंस शीट में लेके जाएंगे फर्नीचर को। दूसरा परचेज में जाना चाहिए कि नहीं, तो वहाँ से हटाएंगे। ये कौन सी एडजस्टमेंट है बेटा, ये एडजस्टमेंट है कैपिटल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन रेवेन्यू। कैपिटल मतलब बैलेंस शीट वाला आइटम गलती से रेवेन्यू में आ गया, पीएल में आ गया, तो जहाँ गलती है वहाँ से हटाने का, जहाँ सही जगह है वहाँ ले जाने का। तो परचेज में 10,000 नहीं रहना चाहिए, तो हटाओ परचेज में से। तो परचेज में से करेंगे लेस, क्या लिखेंगे यहाँ पे फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर कितने का है 10,000, यहाँ से हटा दो। और फर्नीचर है बेटा तो कहाँ जाना चाहिए, सर फर्नीचर है तो फर्नीचर में ऐड करना चाहिए, तो ऐड फर्नीचर कितना 10,000। पहले 9,000 ही था क्या कि 90 था, 90 था, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना आपने, उसमें तारीख दी हुई थी, क्या तारीख दी हुई थी बेटा, देखो एक बार तारीख 1 जनवरी। तो अब जब अपन ये एडजस्टमेंट करेंगे डेप्रिसिएशन की, तो इतना सिर्फ याद रखना, फर्नीचर अब टोटल कितना होगा बेटा 19,000 ऐड करेंगे ना, तो फर्नीचर उसमें तो 19,000 है, उसमें से 9,000 है और एक 10,000 है। 9,000 जो है बेटा हमारे साथ स्टार्टिंग से 1 अप्रैल 2000 जो भी तारीख होंगी, और ये जो है बेटा ये जनवरी से, ये 1 जनवरी 2016, मतलब ये 9,000 का जो है फर्नीचर हमारे साथ 12 महीने पूरा था, और ये जो है ये हमारे साथ सिर्फ 3 महीने था। तो इस पर डिप्रिसिएशन 9,000 पे आएगा पूरे 12 महीने के लिए, 10,000 पे डिप्रिसिएशन आएगा सिर्फ 3 महीने के लिए। दोनों अलग अलग निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और फिर वो लेस करेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, अगली लाइन में बोल दिया उसने, डिप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड फर्नीचर पे कितना परसेंट 10%। तो ठीक है, हाथों हाथ अपन लिख ही लेते हैं। वर्किंग नोट, उसमें पहली वर्किंग नोट आएंगी बेटा फर्नीचर की, तो फर्नीचर की टोटल वैल्यू 19,000 ही है। फिर इसमें आप निकालेंगे डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन निकालो 10% से 9,000 पे 10% पूरा 12 महीने के लिए, तो आ जाएगा 900। और इधर 10,000 पे 10% 3 महीने के लिए, तो इंटू 3/12, तो 10,000 का 10% होता है बेटा 1,000, फिर 1,000 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, 1,000 डिवाइडेड बाय 4 बोले तो 250। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 900 प्लस 250, कितना आएगा वो 1150, बरोबर 1150 है टोटल डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट क्या होंगे सर, डिप्रिसिएशन एक तो एसेट में से लेस, और दूसरा P&L के डेबिट में, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है हमारे लिए। तो डिप्रिसिएशन 1150, ठीक बा, यस सर, इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट। ओके, वर्किंग नोट वगैरह भी अच्छे से लिख लेना अपनी बात में, ओके टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। आ जाओ नेक्स्ट, कौन सी एडजस्टमेंट होगी उसको टिक मार देते, पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी। चौथे पे आ जाओ, द लोन अकाउंट फ्रॉम देना बैंक। ओके, लोन अकाउंट को आप ध्यान से देखो एक बार, और ये लेजर को समझने की कोशिश करो। अब अपने को थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट आना चाहिए, लेजर ऐसा सिर्फ अपने को मैनुअल नहीं रहना चाहिए, लेजर ऐसा बनाते उसको अपने को पढ़ते आना चाहिए, समझते आना चाहिए। लेजर देखो समझने की कोशिश करती, लेजर के क्रेडिट साइड में पहली लाइन ये 1 अप्रैल मतलब स्टार्टिंग का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 50,000, दिखा गया, यस सर, मतलब शुरुआत से लोन था हमारे पास 50,000। फिर क्या हुआ उसके नीचे देखो 31/3 को, मतलब साल के आखिरी दिन हमने और एक लोन ले लिया बाय बैंक, और ये क्या है लोन है ना, तो हमारे बैंक में पैसा जमा हुआ लोन का, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, तो 50,000 का और एक लोन लिया साल के आखिरी में।
और आप देखेंगे फिर लास्ट में इधर बैलेंस 1 लाख, जो कि ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है 1 लाख का लोन। तो बोलने का मतलब इसका ये बोलना था कि जो 1 लाख का लोन है उसमें से 50,000 का लोन तो शुरुआत से है और 50,000 का लोन एकदम आखिरी दिन लिया है। तो जो लोन शुरुआत से लिया उस पर तो बैच पूरा साल भर लगेगा। अब जो लोन दिन के आखिरी दिन पे लिया तो उस पर बैच ही नहीं आएगा ना, आखिरी दिन पे लिया तो एक दिन का क्या बैच, तो लास्ट दिन पे लिया उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इंटरेस्ट सिर्फ अपने को 50,000 पे ही निकालने का है। समझा क्या? बस बोलने की पद्धत अलग थी, बाकी है मीनिंग वैसा ही जैसा नॉर्मल रहता। ओके ठीक है सर। तो आ जाओ दूसरी वर्किंग नोट। दूसरी वर्किंग नोट क्या आ जाएंगे बेटा? लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन में आप देखेंगे तो टोटल लोन है 1 लाख। ठीक है, फिर उसका ब्रेकअप दिया हुआ है 2 हिस्सों में, एक है 50,000 और दूसरा है 50,000। तो एक जो 50,000 है वो हमारे पास स्टार्टिंग से 1/4 तारीख क्या है बेटा? 15 है क्या? देख लो, 1/4/15। और दूसरा जो लोन है वो है 31/3/16। मतलब ये 50,000 का लोन था हमारे पास 12 महीने और ये लोन था हमारे पास एक ही दिन, या जीरो ही बोल दो ना इसको। ये था मतलब इंटरेस्ट लगेगा तो इस पर अब निकालो इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इस पे इंटरेस्ट निकलेगा 50,000 पे कितना परसेंट है? 12%। 12% पूरे 12 महीने की। ठीक है, और इधर लोन आएंगे ही नहीं। इसका कितना आएगा फिर? 50,000 का 12%, 2020 कट 500 × 12 6,000। और इधर तो जीरो ही है, 6,000 + 0 मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बेटा 6,000। समझा क्या ये? यस। और पड़ोस में और एक लाइन है और एक एडजस्टमेंट है उसमें, अगली लाइन 6वां नंबर की लाइन पढ़ो एक बार। क्या बोलेगा उसमें? इंटरेस्ट पेड इंक्लूड, मतलब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पेड दिख रहा होगा ट्रायल बैलेंस में, ये इंटरेस्ट पेड 4,500 दिखा। हाँ, उसमें क्या बोला बेटा इसने? इंक्लूड, उसके अंदर है 3,000 पेड टू देना बैंक, मतलब 3,000 का इंटरेस्ट है जो अपने देना बैंक को दिया। अब आ जाओ इधर देखो, देना बैंक को टोटल कितना इंटरेस्ट देने का है? 6,000। उसमें से 3,000 उन्होंने ऑलरेडी दे दिया, मतलब 3,000 की अकाउंटिंग उन्होंने ऑलरेडी कर दी। तो सिर्फ कितने का करना बाकी है? 3,000 का। तो जो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करेंगे बेटा वो सिर्फ कितने अमाउंट का करेंगे? 3,000 का। ये समझ में आया क्या? तो अपने को जो एडजस्टमेंट करना है तो 3,000 रुपये जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इंटरेस्ट पेड। ठीक है, तो कितना पेंडिंग है, कितना बाकी है, कितना एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है? तो पेंडिंग कितना है? सिर्फ 6,000 - 3,000। तो 3,000 ही पेंडिंग है, और एडजस्टमेंट तो पेंडिंग चीज़ों का ही होता है ना। तो एडजस्टमेंट अपने को करने का है सिर्फ 6,000 रुपये का। समझा क्या? पक्का? सॉरी 6,000 का नहीं, 3,000 का, क्योंकि 3,000 ऑलरेडी हो गया, 3,000 बाकी है। तो 3,000 का भी एडजस्टमेंट करो। इंटरेस्ट ऑन लोन की एडजस्टमेंट क्या होती है? सर इंटरेस्ट ऑन लोन, एक तो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या हमारे लिए क्या बेटा? खर्चा है। खर्चा है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें ऐड करना पड़ेगा। टू इंटरेस्ट पेड में ही अपने ऐड कर देना, अलग से लिखने से अच्छा। टू इंटरेस्ट ऑन देना बैंक कितना? 3,000। आपको क्या करना है? आपको बेटा ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट पेड, इसी में ये वाला इंटरेस्ट ऐड कर देना। इंटरेस्ट एक ही बात है, अलग से भी लिख दिया तो कोई गलत नहीं है, लेकिन साथ में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं इसको हलाते नहीं बैठता क्योंकि पूरा ये डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा, इसके लिए मैं अलग से लिख रहा, आपने उसमें मिला के लिख देना। इंटरेस्ट ऑन देना बैंक 3,000। दूसरा इफेक्ट क्या होता है सर? लोन में ऐड कर दे, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ जाएंगी हमारी। ऐड इंटरेस्ट ऑन देना बैंक कितना? 3,000। तो टोटल हो जाएगा हमारा लोन 1,03,000। ठीक है? यस सर। टोटल वैसे 6 था लेकिन 3 ऑलरेडी हो चुका, तो 3 ट्रायल बैलेंस में आ गया तो उसका दूसरा इफेक्ट भी आ ही गया। तो सिर्फ जो ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, नीचे रहता, एडजस्टमेंट में रहता, उसकी अपन 2 इफेक्ट रहते। ठीक है, तो ये हो गया अपना 6वां भी हो गया, 4था भी हो गया। अब आ जाओ 5वें नंबर पे। 5वें एडजस्टमेंट क्या बोलता है? सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड। सन्ड्री डेटर्स के अंदर 20,000 रुपये है ड्यू फ्रॉम रोबर्ट। रोबर्ट नाम के व्यक्ति से अपने को 20,000 रुपये लेना है। ठीक है, एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड। क्रेडिटर्स में 10,000 ड्यू टू हिम, मतलब उससे 20,000 लेना है और 10,000 देना है। तो अपन उसको राइट ऑफ कर देंगे ना भाई। अरे मेरे को कोई पर्टिकुलर व्यक्ति से 20,000 लेना है, ठीक है, तो मैंने कुछ और ट्रांजेक्शन कर लिया, मान लो मैंने उससे मोबाइल खरीद लिया, तो मैंने 10,000 का मोबाइल खरीद लिया, ठीक है, तो मेरे को 10,000 देना है, 20,000 लेने थे, 10,000 देना थे, तो मैं क्या करूँगा? उसको राइट ऑफ कर दूंगा। मैं क्या बोलूँगा? मेरे को उसको सिर्फ कितना देना है? 10,000। कितना लेना है? 10,000। समझा क्या ये? अरे 20,000 लेना था
और कुछ चीज़ की वजह से 10,000 देना है, तो 20,000 जो लेना था उसमें से 10,000 माइनस कर दूंगा, मैं बोलूँगा भाई मेरे को सिर्फ 10,000 ही लेना है, तो अपने को जो राइट ऑफ कर देंगे इसको। डेटर्स में क्रेडिटर में यदि सेम व्यक्ति है तो उतना अमाउंट अपने को दोनों में से कम कर देना पड़ेगा। मतलब 10,000 ना तो उसको देना रहेगा, 10,000 ना तो लेना रहेगा, तो अपन ने क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में से भी 10,000 माइनस कर देंगे और डेटर्स में से भी 10,000 माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब भी सेम चीज़ डेटर में इंक्लूड है, सेम चीज़ क्रेडिटर में इंक्लूड है, तो उतनी अमाउंट अपने को डेटर में से भी लेस करना है और क्रेडिटर में से भी लेस करना है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट जो नहीं आई यहाँ पे आज एक दो आप अलग से लिख के रख देना। कौन सी नहीं आई थी? एक आई थी अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न। अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न के दो इफेक्ट क्या होंगे बेटा? एक तो सेल्स में से लेस होगा और दूसरा डेटर्स में से लेस होगा। फिर उसी प्रकार से अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न कर लो। अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न में क्या होगा? अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न परचेज में से लेस होगा और क्रेडिटर्स में से लेस होगा। और यदि कॉमन डेटर और क्रेडिटर है, एक ही व्यक्ति डेटर में भी है और क्रेडिटर में भी है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? उतनी अमाउंट को अपन क्या करेंगे? डेटर में से भी लेस कर देंगे और क्रेडिटर में से भी लेस। ये तीन एडजस्टमेंट नहीं है, थोड़ी सी है इजी, लेकिन आपने लिख लिया। ठीक है, यस सर। तो करो फिर 10,000 रुपये कॉमन अमाउंट है। अब देखो यहाँ पे 20 था और 10 था, तो 20,000 नहीं करने का है। 20 और 10 मतलब कॉमन कितना है? 10,000 है। तो 10,000 अपन क्या करेंगे? दोनों में से लेस, डेटर में से भी लेस और क्रेडिटर में से भी लेस। लेस क्या लिखेंगे इसमें? राइट ऑफ। देखो बोला बुक में क्या लिखा है इन्होंने। बुक वाले तो एकदम भारी है। कैंसलेशन अगेन क्रेडिटर। ठीक है, इतना बड़ा यहाँ आएंगे नहीं बैलेंस शीट। काम करो, ठीक है जान, तो लिख ही दो। क्या लिखेंगे? कैंसलेशन ऑफ क्रेडिटर्स। कितने के कैंसलेशन हो गए? 10,000 के। और डेटर्स में से, क्रेडिटर्स में से भी लेस कर देंगे लेस, क्रेडिटर में से भी करेंगे लेस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैंसलेशन ऑफ डेटर। कितने के? 10,000। तो इसके दो इफेक्ट क्या है बेटा? डेटर में से भी लेस तो क्रेडिटर में से भी लेस। ठीक है, यस सर। चलो आगे 7, इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो 7,250 अपन ने करेक्ट किया, तो 7,250 रिप्रेजेंट करते, दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? 1,000 रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। 1,000 का इंटरेस्ट हमको डेटर्स से मिला। सर डेटर से भी इंटरेस्ट मिलता क्या? मिलता ना, कभी कभी क्या रहता है? पेमेंट के क्राइटेरिया रहते। डेटर्स मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको अपन ने उधारी में माल दिया, तो अपन क्या करते? कभी कभी वो पैसे नहीं देते, तो अपन बिल पे लिख के रखते कि यदि 1 महीने के बाद पेमेंट देंगे तो आपको 2% इंटरेस्ट लिया जाएगा आपसे। तो वैसा वाला है। तो जो लोग लेट पेमेंट करते तो डेटर से अपन बैच भी लेते। तो जो 7,250 इंटरेस्ट रिसीव दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, 7,250 में से 1,000 ऐसा इंटरेस्ट है जो डेटर से हमको मिलेगा। ठीक है, और जो बचे हुआ है बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, और जो बचे हुआ है वो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट का है। तो ये वाली लाइन हमारी काम की है। इससे क्या होगा अपने को? पहले तो ये देख लो आप, इन्वेस्टमेंट पे अपने को बैच 5% दिख रहा, डिपॉजिट पे 10% बैच दिख रहा। तो पहले तो ये अमाउंट निकाल लो कि इस पर कितना इंटरेस्ट अपने को मिलना है। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट। अमाउंट कितनी है इन्वेस्टमेंट की और डिपॉजिट की? बताओ फटाफट। इन्वेस्टमेंट की है 25,000, डिपॉजिट की है 1.5 लाख। इन्वेस्टमेंट की है 25,000, डिपॉजिट की है 1.5 लाख। इंटरेस्ट रेट क्या है? इन्वेस्टमेंट पे 5%, डिपॉजिट पे 10%। कितने महीने के लिए निकालना पड़ेगा? डेट क्या दी हुई है? देखो इन्वेस्टमेंट कब खरीदा है, डेट दी हुई होंगी ना कुछ, 1/4/15 मतलब स्टार्टिंग में खरीदा है 1/4/15। डिपॉजिट कब ले हुए है? ये भी स्टार्टिंग के लिए है 1/4/15। तो कितने महीने का इस पर ब्याज आएगा? कितने मंथ के लिए हमारे साथ में थे सर? पूरे 12 महीने, 12 महीने, तो पूरे साल भर का ब्याज आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करो फिर इंटरेस्ट इस पर। तो कैलकुलेट करेंगे 25,000 पे 5% पूरे 12 महीने के लिए। 25,000 का 10% होता है 2,500, 2,500 का आधा 1,250।
इधर 1,50,000 पे 10% 12 महीने के लिए होता है 15,000 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट की कमाई जो हमारी है वो कितनी रहेगी 1250 प्लस 15,000। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा दिखना चाहिए ट्रायल बैलेंस में 16,250। इस बात से आप सहमत है क्या? ये क्या बेटा इंटरेस्ट 16,250 मेरे को पूरा बैच मिलना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस में कितना दिया है ऑलरेडी देखो, ट्रायल बैलेंस में मतलब ऑलरेडी कितना अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस में कितना है इंटरेस्ट रिसीव्ड 7,250 है, लेकिन उसमें बोले 1,000 डेटर्स वाला है। अपन ये काय का देख रहे हैं इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट का। तो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट का कितना इंटरेस्ट है ऑलरेडी वो देखो, तो वो कितना रहेगा 1,000 माइनस कर दो, उसमें से अपन करेंगे लेस अदर इंटरेस्ट। मतलब ये दोनों इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट छोड़ के अदर इंटरेस्ट काय पे था वैसे अदर वो था डेटर्स पे। कितना था वो 1,000। तो जो बचा 6,250 ये है बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डेटर्स सॉरी डिपॉजिट्स। तो 6,250 का ट्रायल बैलेंस में मतलब ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। 6,250 के जो भी इफेक्ट जाने चाहिए वो ऑलरेडी चले गए। सिर्फ कितने का अपने को इफेक्ट देना बाकी है, टोटल होना चाहिए था 16,250, उसमें से ये माइनस कर देंगे, जितना बचा उसका इफेक्ट देना बाकी है। 6,250 का ऑलरेडी इफेक्ट हम दे चुके, तो 6,250 का कुछ नहीं करना है अपने को, सिर्फ कितने का करने का है। तो एडजस्टमेंट वाला पॉइंट या पेंडिंग वाला पॉइंट कितना आएगा सर, टोटल 16,250 होना चाहिए था, उसमें से 6,250 हुआ है, तो एडिशनल या पेंडिंग अमाउंट कितनी है 10,000। तो अपने को इफेक्ट जो भी देने का है वो सिर्फ किसका देंगे 10,000 का। ये समझाएगा इतना पूरा। पहले तो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट लिख लिया, उस पर तारीख के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लिया, इतना इंटरेस्ट अपनी कमाई होनी चाहिए, वो आ गया 16,250। फिर ट्रायल बैलेंस में देखा कितना है ऑलरेडी, ट्रायल बैलेंस में 7,250 था, उसमें से 1,000 डेटर्स वाला था तो वो हटा दो। तो ट्रायल बैलेंस में 6,250 इंटरेस्ट था इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट। टोटल होना चाहिए 16,250, लेकिन ऑलरेडी कितनी की अकाउंटिंग करी सिर्फ 6,250, मतलब 10,000 का इफेक्ट देना बाकी है। यही अमाउंट अपने को निकालनी थी। ये क्या है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट, इसके दो इफेक्ट अपने को देने हैं 10,000 के। क्या रहेंगे इसके दो इफेक्ट? अभी कितना इन्वेस्टमेंट में करना और कितना डिपॉजिट में करना। क्वेश्चन फ्रेमिंग में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है इनके। देखते हैं उन्होंने क्या किया। इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट साथ में लिख दिया इन्होंने, वाह बहुत बढ़िया। ठीक है फिर अपन भी साथ में लिख देंगे। अब क्या करते हैं, समझाएगा मेरी दिक्कत क्या आई। बहुत लोगों को समझा ही नहीं होगा मैंने क्या बोला। बेटा 10,000 के इंटरेस्ट का इफेक्ट देना बाकी है, ठीक है, लेकिन इसमें दो अलग अलग चीज़ें ना, इन्वेस्टमेंट भी और डिपॉजिट में है। तो 10,000 में से इन्वेस्टमेंट का कितना है, डिपॉजिट का कितना है, ये कैसे पता चलेगा? ये बुक में देखा तो बुक में तो इन्होंने क्या किया, दोनों एक साथ में लिख दिया, अलग अलग लिखा ही नहीं। तो अपन क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट ऐड करते थे, डिपॉजिट में डिपॉजिट का इन्वेस्टमेंट ऐड करते थे, ठीक है। लेकिन अब वैसा प्रॉपरली दिया ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, जो अपन ने इनर कॉलम में लिख के रखे हुए ना, हटा दो, इसको आउटर कॉलम में लिख दो, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसको 25,000 लिख दो, इसको 1.5 लाख लिख दो, और जो इंटरेस्ट है इसका वो अलग से लिख दो। अलग से भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें ऐड करो, या फिर अलग से भी लिख दिया अपन ने एसेट में, तो कोई ऐसा खास परेशानी वाली बात नहीं है। डी की डंडी छोड़ दी। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, वैसे अपन क्या करते थे इन दोनों में ऐड करते थे, लेकिन अब ठीक है ऐड नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अक्रूड बोलते हैं अपन इसको, अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अक्रूड या इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। कितना है 10,000, क्योंकि 6,250 का ट्रायल बैलेंस में है, तो मतलब ऑलरेडी इसमें आ चुका हूँ। और दूसरा ये इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारे लिए क्या इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, इसमें ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। कितना 10,000, तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 17,250। समझे कि नहीं? समझ गया। इसके दो इफेक्ट को हाईलाइट कर दो। ठीक है, यस सर, वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट पेएबल टू देना बैंक फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल। हाँ ये तो हमने कर दिया,
ये अपन ने ऑलरेडी कर दिया। ये प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट 10,000, बाकी तो हमने ये एडजस्टमेंट कर दिए। अपने को सिर्फ अभी बैंक लोन का इंटरेस्ट देखने का है। बैंक लोन में क्या है, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेएबल देना बैंक, देना बैंक का इंटरेस्ट का आप निकालो। देना बैंक के इंटरेस्ट का भी अपन ने कर दिया ना रे, है ना? हाँ, इंटरेस्ट का ये भी अपन ने कर दिया, तो ठीक है, ये एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी कर दिया। लास्ट वाला एडजस्टमेंट, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स, नो सच प्रोविजन नीड टू बी मेड ऑन डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट का कुछ नहीं करना, नहीं भी लिखते थे तो कुछ ही नहीं करते थे अपन। मेक सच आरडीडी बनाना है अपने को, डाउटफुल है ना, तो अपने को आरडीडी देना है बेटा 5%। ठीक है, आरडीडी है, न्यू आरडीडी है, दो इफेक्ट आएंगे। क्या, एक तो डेटर्स में से लेस होगा, डेटर्स में से लेस करेंगे न्यू आरडीडी 5%। अब 5% किस पे आएगा बेटा, आरडीडी हमेशा ये ऊपर की सारी चीज़ें माइनस करने के बाद में जितना अमाउंट बचेगा उसके ऊपर अपन आरडीडी निकालते हैं। ठीक है, यस सर। तो वर्किंग नोट नंबर 4 आरडीडी। तो आरडीडी क्या पे निकालेंगे, पहले डेटर्स की अमाउंट जो ट्रायल बैलेंस में दी हुई है उसमें जो अदर एडजस्टमेंट है वो सारी एडजस्टमेंट अदर एडजस्टमेंट कर देंगे। 1,20,000 क्या क्या है उसमें एडजस्टमेंट, लेस अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न कितना है 15,000। और दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, कैंसिलेशन ऑफ क्रेडिटर 10,000, लेस कैंसिलेशन ऑफ क्रेडिटर्स 10,000। तो करेक्ट डेटर्स कितने आएंगे हमारे, करेक्ट डेटर्स आ जाएंगे 15 और 10 25 माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे 95,000, 95,000। दिस आर आवर करेक्ट डेटर्स। नाउ करेक्ट डेटर्स पे आरडीडी निकालेंगे, न्यू आरडीडी तो कितना आएगा, इसमें से माइनस कर देंगे ना अपन, लेस कर देंगे, वो आएगा सर 95,000 का कितना परसेंट बोला, 5%। तो 95,000 का 10% होता 9,500, 9,500 का आधा 4,750। ठीक है, तो ये इसमें से 5,000 माइनस कर दो तो आ जाएगा 9,250। तो न्यू आरडीडी है बेटा हमारी 4,750, 4,750। तो ये हमारा बन जाता है बेटा 9,250। तो न्यू आरडीडी है, आरडीडी कहाँ जाएगा, इधर पीएनएल में। न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी देते तो माइनस करते थे, आखिरी वाला ये न्यू है तो इसको माइनस नहीं करने का। कितना है ना, 4,750। हाँ ठीक है, इसके दो एडजस्टमेंट होगा, एक डेटर में से लेस और एक होगा पी। ओके, नेक्स्ट हो गया सर, फाइनली खत्म हो गया। 20-25 मार्क के लिए आना चाहिए क्वेश्चन। आता नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, 15 मार्क के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। आ भी सकता है एक आधी बार, कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो देख लीजिए। करो परचेस और सेल्स को बाहर निकालो पहले। तो 14,48,000 माइनस 43,000 माइनस 15,000, तो ये आ जाएगा 13,90,000। परचेस 12,15,500 माइनस 29,000 माइनस 10,000, ये आ जाएगा 11,76,500। ट्रेडिंग की टोटल कितनी आ रही, 13,90,000, 13,90,000 प्लस 3,93,000, 17,83,000 आ रही क्या, 17,83,000 आती ट्रेडिंग की टोटल। इधर की भी टोटल उतनी ही आनी चाहिए, लेकिन थोड़ी कम आएंगी। जितनी भी कम आएंगी, जितने का भी फर्क है वो क्या रहता सर, वो रहता है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। कितने का फर्क आ रहा निकालो, माइनस 2,34,000 माइनस 11,76,000 माइनस 93,000, 2,80,000 आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। 279,500, 500 का कुछ फर्क आ गया, सॉरी 17,83,000 माइनस 2,34,000 और 500 लेना भूल गया था, माइनस 11,76,500 माइनस 93,000, 279,500, 2,79,500। ये ग्रॉस प्रॉफिट को लेंगे नीचे पीएनएल में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,79,500। इसका करेंगे टोटल पीएनएल का, तो पीएनएल का टोटल आपका आएगा 2,79,500 प्लस
17,250 प्लस 14,950। P&L की टोटल 3,11,700 आती क्या? 3,11,700। इधर की भी टोटल आनी चाहिए 3,11,700। जितने का भी फर्क रहेगा वो रहेगा नेट प्रॉफिट। कितना आ रहा नेट प्रॉफिट देखो, 3,11,700 माइनस 4,750 माइनस 28,500 माइनस 46,500 माइनस 4,500 माइनस 17,000 माइनस 56,000 माइनस 37,700 माइनस 19,600 माइनस 3,500 माइनस 3,000 माइनस 11,650 माइनस 4,350 माइनस 1,150 माइनस 3,000। नेट प्रॉफिट 17,500 आता क्या? यस सर, नेट प्रॉफिट है 17,500। ये कहाँ पे जाएगा नेट प्रॉफिट? सर बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड 17,500। ठीक है, करो इसमें ऐड नेट प्रॉफिट 17,500। तो कितना आएगा? 5,40,500 माइनस 50,000 प्लस 17,500। तो कैपिटल आ जाएगा सर 5,61,000। और सर इसकी टोटल करो, पहले फर्नीचर को बाहर लेके आओ। 9,000 प्लस 10,000 माइनस 1,150। तो फर्नीचर आता है 17,850। 17,850 और इसकी टोटल करो बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट की टोटल करेंगे तो एसेट साइड की टोटल आती है 17,850 प्लस 90,250 प्लस 1,900 प्लस 40,000 प्लस 25,000 प्लस 1,50,000 प्लस 10,000 प्लस 3,93,000। 7,28,000 आती क्या? 7,28,000। इधर की भी टोटल फटाफट करके देख लो नहीं आती क्या? इसको बाहर लो क्रेडिटर्स को, तो ये आएंगे 64,000 के क्रेडिटर्स। तो 5,61,000 प्लस 64,000 प्लस 1,03,000 7,28,000। ओके, अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, मजा आ गया। उनका क्वेश्चन था PP1। PP1 ठीक है। चलो लिख लो आप लोग कि ट्रेडिंग को पॉज करो, लिखो। लिख लिया? जी सर। P&L को पॉज करो, लिख लो। लिख लिया? जी सर। बैलेंस शीट को लिख लो। लिख लिया? वर्किंग नोट को भी लिख लो। नीचे वाली वर्किंग नोट लिख लो। ठीक है। यस, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, मज़ा आ गया सब। ओके, वेरी गुड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। 2 मिनट पहले लेट मी चेक रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है। नहीं हो रही है। 43 मिनट लग गया हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो मुझे समझाना पड़ा इसलिए, अदरवाइज आधे घंटे में हो जाएगा। आधे घंटे में हो जाना चाहिए भैया, 15 मार्क का तो आएगा ही कम से कम, इतना बड़ा क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट क्या है? सेन गुप्ता एंड कंपनी एम्प्लॉयज अ टीम ऑफ 8 वर्कर्स। ओके, ये तो मेरे को पढ़ा हुआ लग रहा है। ये हुआ नहीं क्या अपना? नहीं हुआ। ठीक है सर। सेन गुप्ता एंड कंपनी, उनके यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं बेटा? 8 लोग। ठीक है, इनको पगार है 30,000 रुपये महीना। साल इनका खत्म होता है 31 दिसंबर को, मतलब साल शुरू हो रहा है इनका जनवरी से, दिसंबर वाला इनका पीरियड फॉलो कर रहे हैं। एट द स्टार्ट ऑफ 2016, मतलब नेक्स्ट साल की शुरुआत में कंपनी रेज द सैलरी बाय 10%, मतलब उनकी सैलरी होगी 33,000 रुपये में। ठीक है। ऑन जुलाई 16, 6 महीने बाद क्या हुआ? उन्होंने और 2 एम्प्लॉय को हायर किया, 2 ट्रेनीज, उनको सैलरी 21,000 पर मंथ। ठीक है। द वर्क फोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, 1 मंथ इन अरियर, सो दैट एम्प्लॉय रिसीव सैलरी फॉर जनवरी ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। मतलब जनवरी की सैलरी मिलेंगी 1 फरवरी, दिसंबर की सैलरी मिलेंगी 1 जनवरी। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सैलरी विच वुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी सैलरी जाएंगी? तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी जाती है बेटा? जितनी उस साल से रिलेटेड है। तो देखेंगे अपन ये साल से रिलेटेड कितनी है। कौन सा? दिसंबर 16 को एंड हो रहा साल, मतलब इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करने दो।
आई है। अब अपने को निकालने का है पहली वाली चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी गई। प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी जाएंगी सैलरी बेटा, जितनी उस साल से रिलेटेड है। हमारा साल कब चालू हो रहा है, 1 जैन 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016, इसके बीच में सैलरी कितनी है, कितनी पेड की, इससे हमको कोई मतलब नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस में जितनी पेड की वो चीज़ जाती क्या नहीं, आपको याद होगा तो एडजस्टमेंट अपन करते हैं आउटस्टैंडिंग, मतलब जो पे नहीं भी किया वो भी अपन P&L में ऐड करते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में पेमेंट दिया या नहीं दिया उससे कोई लेना देना नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस का ये सिर्फ लेना देना है कि उस पेड से रिलेटेड रहनी चाहिए। तो सैलरी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रिलेटेड होनी चाहिए, वो सैलरी जाएंगी P&L में, फिर वो चाहे पेड हो या अनपेड हो, हमको कोई लेना देना नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस हम पेमेंट देख के नहीं बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अपन वो टाइम पीरियड देख के बनाते। ये टाइम पीरियड से रिलेटेड जो भी चीज़ रहेंगी वो यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड से रिलेटेड सैलरी आप देखो, तो आप यदि देखेंगे तो पहले अपन निकाल लेते हैं 8 एम्प्लॉय की। 8 एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी आएंगी, 33,000 रुपये महीना होगी ना, तो कितनी आएंगी 33,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 महीने की सैलरी। करो इसको, कितना आ रहा है 33,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो ये एम्प्लॉयज़ को अपन देंगे टोटल सैलरी 31,68,000, ठीक है। इसके अलावा और 2 ट्रेनी थे, 2 ट्रेनी अपॉइंट किए थे ना उन्होंने, ये नीचे दिया है ना, 2 ट्रेनी 21,000 पर मंथ। लेकिन कब अपॉइंट किए थे बेटा, 1 जुलाई को। तो कितने महीने की सैलरी आएंगी इसमें, जुलाई से दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने। तो इनको सिर्फ 6 महीने देंगे। 21,000 रुपये की सैलरी 2 लोगों को 6 महीने के लिए, तो टोटल कितनी सैलरी आएंगे साल भर की, 21,000 इंटू 2 इंटू 6, ये आ जाएंगे सर 2,52,000। तो टोटल सैलरी डेबिटेड टू P&L कितनी आएंगी, टोटल सैलरी कहाँ जाती है P&L में, तो इसलिए अपन उसका ऐसा लिखेंगे, टोटल सैलरी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों का एडिशन 31,68,000 प्लस 2,52,000, 34,20,000, ठीक है। तो इतना जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में, समझा गया। यस सर, एकदम सिंपल है, क्या दिक्कत है। सेकंड क्या पूछा उन्होंने, देखो सेकंड क्या पूछा, अमाउंट एक्चुअली पेड एज सैलरी ड्यूरिंग 2016। अब एक्चुअली कितना पेमेंट किया 2016 में, 2016 में पूरे साल भर में कितना पेमेंट किया। पेमेंट करना प्रॉफिट एंड लॉस में जाना अलग चीज़ है सर, सेम ही तो आएगा, सेम नहीं आएगा बेटा, ध्यान से देखो। पेमेंट कितना किया, पेड ड्यूरिंग, पेमेंट की बात चली, पेड ड्यूरिंग 1 जनवरी 2016 टू 31 दिसंबर। अपने को ये नहीं देखना कौन से साल से रिलेटेड है, अपने को सिर्फ ये देखना है ये साल के बीच में कितना कितना पेमेंट किया। अब इन्होंने क्या बोला था, सैलरी अगले महीने की पहली तारीख को मिलती, तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो 1 जनवरी को जो सैलरी पे करी हुई है वो सैलरी काहे की रहेंगी बेटा, वो रहेंगी फॉर दिसंबर 2015, है कि नहीं। दिसंबर महीने की सैलरी देंगे 1 जनवरी को। तो अब ये क्या पूछ रहे हैं कि ये साल में कितना पेमेंट किया, तो जो 1 जनवरी भी तो ये साल में आ गया। 1 जनवरी को अपन ने जो सैलरी पे की वो कौन से महीने की पे की बेटा, दिसंबर की। तो जो जनवरी की सैलरी रहेंगी उसके रेट भी कौन से रहेंगे, पिछले रेट क्या आते हैं बेटा 33,000। तो क्या आएगा 33,000 रुपये। देखो ना आप स्टार्टिंग में दिया है पहली स्लाइड में 30,000 था, फिर अगले साल से बढ़ी थी ना 33,000, लेकिन जनवरी में जो पेमेंट किया और दिसंबर की सैलरी क्या था, तो दिसंबर की सैलरी का पेमेंट कितना रहेगा 30,000 रुपये 8 एम्प्लॉय का, एक ही महीने का, अपन एक ही महीने का बोलेंगे ना अभी, इंटू 1, एक ही महीने का। तो कितना आएगा 30,000 इंटू 8, 30,000 इंटू 8, तो ये आएगा 2,40,000 जनवरी महीने। समझा यहाँ तक, यस। और फिर 11 महीने का रहेगा यहाँ पे, 12 महीना नहीं। क्यों, क्योंकि जो दिसंबर वाला रहेगा वो अगले साल जनवरी में चल जाएगा। तो अपने को सिर्फ उन्होंने क्या पूछा कि ये साल में पेमेंट कितना किया, तो वो तो 1 जनवरी 2017 को पेमेंट करेंगे ना अपन, दिसंबर का है ये साल से रिलेटेड, लेकिन पेमेंट उसका अगले दिन हो रहा है और एक दिन से साल बदल जा रहा ना। तो दिसंबर 2016 की सैलरी रहेगी, वो जाएंगी 1 जनवरी 2017 को। तो वो तो 2017 में पेमेंट कर दिया ना अपन ने, 2016 में पेमेंट हुआ क्या उसका, नहीं। तो पेमेंट 2016 में सिर्फ कहाँ तक की सैलरी का होगा, नवंबर तक की सैलरी का। नवंबर का पेमेंट करेंगे 1 दिसंबर, दिसंबर का पेमेंट तो 1 जनवरी अगले साल में चलेगा। तो ये साल में पेमेंट सिर्फ नवंबर तक का ही हो रहा, नवंबर तक का हो रहा। और कहाँ से, अब कैलकुलेट कर लो आप, जनवरी से नवंबर 11 महीने, सिर्फ 1 महीने का वो अगले उधर चल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 11 महीने का पेमेंट होगा, वो पेमेंट रहेगा फॉर Jan 16 टू नवंबर 16, ये 11 महीने का पेमेंट होगा। ये समझा क्या मैं क्या बोल रहा, पक्का, यस। सिर्फ ओनली 11 मंथ्स,
तो ये 11 मंथ, लेकिन अब यहाँ रेट कौन से आएंगे बेटा? 33,000। रेट तो चेंज हो गया ना जनवरी से, ये तो दिसंबर का था इसलिए 30,000 लिया मैं। अब 33,000 जो है वो देने का अपने को 8 लोगों को 11 महीने के लिए, ठीक है, एकदम इजी, थोड़ा दिमाग लगाना सिर्फ। 33,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो ये आ जाएगा पेमेंट सर 29,04,000, ठीक है। इतना पेमेंट अपन ने साल भर में किया। अच्छा इतना ही नहीं, वो 2 ट्रेनी भी तो है कि नहीं? यस सर, वो 2 ट्रेनी भी का तो देखना पड़ेगा, और 2 ट्रेनीज, 2 ट्रेनीज। अब 2 ट्रेनीज को पेमेंट कितनी है बेटा? 21,000। कितने हैं? 2 है। कितने महीने के लिए आएगा बेटा? वैसे तो जुलाई से दिसंबर 6 महीने के लिए थे, लेकिन ये साल में कितना पेमेंट होगा? 5 महीने का ही, क्योंकि दिसंबर का तो 2017 जनवरी में जाएगा, तो अगले साल चल जाएगा। तो इनका पेमेंट कितना जा रहा है अपन निकाल के आ रहे बेटा, वो समझ गए। अपन निकाल रहे पेड कितना किया, ऊपर जब अपन निकालते प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, तो वो तो अपन ने पूरा बराबर 12 महीने और 6 महीने ले लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ पेमेंट में क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि ये आखिरी महीने का अपन नेक्स्ट इसमें करते हैं इसके लिए, तो ये सिर्फ 5 ही महीने का आएगा, ये ध्यान में रखना, 6 नहीं 5 ही महीने, क्योंकि दिसंबर की सैलरी अगले साल में पेड करेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इसकी टोटल आ जाएंगी 2,10,000। तो टोटल पेमेंट कितना किया हमने? टोटल पेमेंट या टोटल सैलरी पेड, बार बार में पेड इस पे फोकस कर रहा है। पेमेंट कैश कितनी गई है साल में, इसकी टोटल कर लो। 2,40,000 प्लस 29,04,000 प्लस 2,10,000, तो सर पेमेंट गया हमारा, कैश कम हुई हमारी 33,54,000, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्या पूछा? तीसरे में पूछा उसने आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31 दिसंबर 2016। मतलब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे 31 दिसंबर को, तो उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी होंगी ऑन 31 दिसंबर को? बैलेंस शीट बनेगी ना 31 दिसंबर 2016, कितनी रहेंगी आउटस्टैंडिंग? 1 महीने की रहेंगी। ये पेमेंट देना बाकी ना, पेमेंट अपन ने बेटा कहाँ तक करे हुआ है? सिर्फ देखो नवंबर तक ही किया ना। दिसंबर का पेमेंट 1 जनवरी को होगा, 1 जनवरी 2017। बैलेंस शीट बना रहे 31 दिसंबर, वो अगले दिन पे कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर तक कितनी पेमेंट देना बाकी थी? 1 महीने की पेमेंट देना बाकी थी, वो आउटस्टैंडिंग रहेगी। तो 1 महीने की पेमेंट निकाल लो। जो 8 एम्प्लॉयज़ है उनकी 1 महीने की पगार देना बाकी है, कितनी है वो? 33,000। 8 एम्प्लॉय को 1 महीने के लिए, तो कितना आएगा बेटा? 33,000 इंटू 8, तो ये 2,64,000 रुपये देना बाकी है, जो अगले दिन पे देंगे अपन जनवरी में अगले साल में। और 2 ट्रेनी के 1 महीने की देना बाकी है। 2 ट्रेनीज थे, उनकी पेमेंट थी 21,000, 2 लोगों की 1 महीने के लिए, तो 21,000 इंटू 42,000 ये पेमेंट देना बाकी है। तो टोटल कितना पेमेंट देना बाकी है? 2,64,000 प्लस 42,000, तो टोटल 3,06,000 रुपये देना बाकी है। इसको अपन क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगले दिन ही दे देंगे अपन, लेकिन भाई हमारे बैलेंस शीट तो खत्म होगी, बैलेंस शीट में तो अपने को बताना पड़ेगा कि ऐसा थोड़ी रुको अगले दिन बनाएंगे बैलेंस शीट देने के बाद। बैलेंस शीट की जो डेट है वो डेट है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगी 3,06,000। समझा? पक्का? कौन था ये? PP2, ठीक है। यस सर, लिख लो। आंसर देख लो, यही जगह 34, 20, 33, 54, 3,06,000। 34, 20, 33, 54, 3,06,000, ठीक है। यस सर, समझ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, PP3 में सॉल्व नहीं करता क्योंकि एकदम ईजी है, कुछ भी नहीं। फाइनल अकाउंट बनाना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, बस ट्रायल बैलेंस के आइटम में कुछ अलग है क्या देख लेता। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, कैश, वेजेस, बैड डेट, फर्नीचर, पिक्चर्स, डिप्रिसिएशन पता ही आपको, सैलरी, परचेज, प्लांट एंड मशीनरी पता ही है। ये क्रेडिट बैलेंस दिया है, कैपिटल, ट्रेड पेपर, सेल। ये ट्रायल बैलेंस इन्होंने गड़बड़ करी है, बोला ये समझ समझना, ये वाली साइड डेबिट और ये वाली क्रेडिट है। देखो सैलरी, परचेज, प्लांट एंड मशीनरी ये डेबिट रहता, तो ये डेबिट क्रेडिट साइड ही नहीं है, ऐसी बस कुछ भी दिया उन्होंने। क्रेडिट सिर्फ 3 चीज़ें, कैपिटल, ट्रेड पेपर और सेल्स, कुछ भी नहीं है, बस जो चीज़ जहाँ जानी है वहाँ लिखे जाओ, खत्म।
तो ये तो मैं नहीं करने वाला। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक छोटी सी दिक्कत है, कई लोगों को ये अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए बैकग्राउंड चाहिए नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का, जो सब्सक्रिप्शन वाला रहता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन वगैरह। तो ये क्वेश्चन उसके बाद में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेगा। अब इन्होंने क्या करा, बुक्स में बहुत इनका पैटर्न या सीक्वेंस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब ये एक छोटा सा इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया, एकदम 2 मार्क का 3 मार्क का क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड है, जो चीज़ यदि मैं डिटेल में समझाने जाऊँ तो कम से कम 1 घंटा मेरे को लगेगा ये चीज़ समझाने के लिए, 1-1.5 घंटा टॉपिक समझाने के लिए। और सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है भी नहीं इसके अलावा। तो इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आंसर बताता हूँ आपको कैसे आया। जिनका नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न हुआ उनको अच्छे से समझेगा, जिनका नहीं हुआ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के बाद में वापस इस पर आना और फिर इसको समझना, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है भी नहीं, बस एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है उन्होंने, कहीं से भी उठा के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर डालते और अपने को दिक्कत आ जाती है। तो इसको आफ्टर नॉट फॉर प्रॉफिट कर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, जिसको समझ के अच्छी बात है, नहीं समझे ज़्यादा टेंशन मत लेना, थोड़ा अदर चैप्टर का नॉलेज इसमें इन्वॉल्व है इसके लिए। देखो क्या बोला है मिस्टर कोटरीवाल, कुछ ठीक है जान दो। कोटरीवाल इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन। हम क्या बेचते बेटा, मैगजीन बेचते हैं। सेवरल ऑफ हिज कस्टमर पे मनी इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग इज मैगजीन। बहुत सारे लोग एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। तो मैगजीन का कैसा रहता है, बहुत सारे मैगजीन का बेटा साल भर का सब्सक्रिप्शन रहता है। मान लो अगले साल का साल भर का पैसा 1000-2000 रुपये अपन पहले उनको दे दें, फिर अगले साल भर अपने को वो आती रहती मैगजीन, एडवांस में पेमेंट होते रहता है इसमें। तो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 को जो ईयर एंड हो रहा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी। क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 1/4/16 का बैलेंस, मतलब स्टार्टिंग का बैलेंस बता रहे हैं 2 लाख रुपये। काय का बैलेंस है, एडवांस का, एडवांस फ्रॉम कस्टमर फॉर विच 1,50,000 इज रिलेटेड टू 2016-17। गौर से देखो आप, ये 31 मार्च की बैलेंस शीट है, तो इसको ऊपर ले लेता थोड़ा। हाँ जी, ये बेटा जो बैलेंस शीट रहेगी ना, ऐसी बैलेंस शीट होगी। कब की बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2017। ऑन 1 जनवरी 16 की बैलेंस शीट बताता हूँ, मतलब पिछले साल की एंडिंग वाली बैलेंस शीट जो थी। हाँ 16-17 है, और 16 का बैलेंस बोला ना इन्होंने, स्टार्टिंग का बैलेंस। जो पिछली बैलेंस शीट थी वो कैसी थी वो बता रहा आपको। उसमें एडवांस का बैलेंस था, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या बेटा, लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे दिखेगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, मतलब पहले पैसे ले चुके अपन, तो एक प्रकार की लाइबिलिटी है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन है हमारे लिए कि मैगजीन सप्लाई करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो लाइबिलिटी है। तो 31 मार्च 2016 को उनके बैलेंस शीट में एडवांस फ्रॉम कस्टमर लाइबिलिटी साइड में दिख रहा होगा 2 लाख, ठीक है। फिर बाद में वो क्या बोलते हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर फॉर विच 1.5 लाख, मतलब इसमें से जो 1.5 लाख रुपए है वो रिलेटेड है 16-17 से, मतलब जो अपना आने वाला साल जो क्वेश्चन में बात चल रही है, जो रहेगा 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट। तो ये 16-17 से रिलेटेड जो है, इसमें से मतलब इसके 2 हिस्से है, इसमें 1.5 लाख की बात है और एक है 50,000 की। तो जो 1.5 लाख है बेटा कौन से ईयर से रिलेटेड है बेटा, फाइनेंशियल ईयर 16-17 से रिलेटेड, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। फिर इसका मतलब 50,000 कौन से रहेंगे, वो उसके अगले साल के रहेंगे, 17-18, मतलब वो और एक अगले साल की। इसका अपने को लेना देना नहीं, अपने को क्वेश्चन कौन से साल से रिलेटेड है इसके रिलेटेड। तो हमारे से रिलेटेड कितना एडवांस मिलेगा पिछले साल में, 1.5 लाख, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, वाइल रिमेनिंग रिलेटेड टू 17-18, ठीक है वो समझ गया हम। ड्यूरिंग ईयर 16-17 ही मेड कैश सेल्स ऑफ 5 लाख, मतलब इन्होंने कैश सेल्स किया 5 लाख का 17-18 में, 17-18 नहीं सॉरी 16-17 में। तो 16-17 में इन्होंने सेल किया हुआ है, जो ईयर हमारा 16-17 है इसमें इन्होंने सेल किया, कैश सेल किया कितना, 5 लाख, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने, टोटल इनकम 2016-17 की टोटल इनकम बताओ, ठीक है, इनकम बतानी है, इनकम फॉर ईयर 2016-17। तो वो इनकम में एक तो ये चीज़ आ जाएंगी 5 लाख, कैश सेल्स से सीधा सीधा लिख दो, कैश सेल्स इतने का सेल हुआ हमारा 5 लाख। और क्या आएगा बेटा इसमें, अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो पिछले साल की बैलेंस शीट में 1.5 लाख दिख रहा था वो ये साल से रिलेटेड था,
मतलब वो पैसे इधर लाइबिलिटी बताई थी, इनकम नहीं बताई थी, क्योंकि वो उस टाइम पे अगला साल था, अब ये साल आ गया। अब ये साल मतलब ये साल के जो 1.5 लाख रुपए पैसे मेरे को पिछले साल मिले हुए, लेकिन कमाई तो ये साल की है ना बेटा। तो कमाई कौन से साल की है, उस साल में वो इनकम बोलना चाहिए अपन ने, क्योंकि पिछले साल में आप देखेंगे तो पिछले साल में इसको इनकम नहीं बोला था, इन्होंने लाइबिलिटी बोल दी थी। तो अब ये साल अपन क्या करते हैं, लाइबिलिटी को खत्म कर देते हैं और उसको अपन इनकम बोलते हैं। ये साल की इनकम थी वो 1.5 लाख, तो ये साल की इनकम लेकिन पिछले साल मिल चुकी थी, मिली का वो कोई लेना देना नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने पहले ही बोला पेमेंट से कोई लेना देना नहीं देता, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रहता है, इस साल से जो रिलेटेड है। आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हो, रिसीट पेमेंट बनाते हो। रिसीट एंड पेमेंट में अपन क्या देखते हैं कि ये साल में पेमेंट कितना गया और कितना आया, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर पेमेंट रिलेटेड रहता है क्या बेटा, नहीं, वो एक्रूअल रिलेटेड रहता है, मतलब ये साल से रिलेटेड है, भले पेमेंट आया हो या नहीं आया हो। तो वैसा ही प्रॉफिट एंड लॉस बेटा ये साल से रिलेटेड रहेगा, भले पेमेंट अभी आया हो या नहीं आया हो, या पिछले साल आया हो या अगले साल आया हो, लेकिन ये साल से रिलेटेड इनकम रहेंगी ना, तो इसलिए अपन लिखेंगे ऐड जो पिछले साल अपने को एडवांस मिला था, एडवांस रिसीव्ड इन 15-16, पिछले साल ही एडवांस अपने को मिल चुका था, कितना, 1.5 लाख। तो ये साल की इनकम थी ना, लेकिन तो इसलिए वो भी ऐड कर देंगे। तो हमारी टोटल इनकम कितनी हो जाएंगी बेटा ये साल की, 6,50,000। अब देखो केवल एक लाइन मेरे को बोलनी थी कि भैया ऐड करो, लेकिन ये केवल एक लाइन नहीं, अभी भी बहुत लोगों को नहीं समझाऊंगा। एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न समझेंगे अच्छे से तभी आएंगे, मतलब 1.5-2 घंटे के नॉलेज के बाद ये एक लाइन समझ में आएगी। तो एक क्वेश्चन के लिए अपन उतना नहीं लेते बैठेंगे, वो जब चैप्टर समझेंगे तब ये अपने आप बरोबर अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक जिसको समझा अच्छी बात है, नहीं समझा ज़्यादा लोड मत लो। ठीक है, तो टोटल इनकम कौन थी हमारी, 6.5 लाख। ये साल के 5 लाख और पिछले साल जो पहले ही मिल गए अपने को, लेकिन ये साल के पैसे थे तो वो 1.5 लाख, टोटल 6.5 लाख। और क्या पूछा उसने, टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब ये साल में पैसा कितना मिला होगा, इफ क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट इज 1,70,000। ओके, सेकंड क्या पूछा उसने, मनी रिसीव्ड या पेमेंट रिसीव्ड इन 2016-17। अब एक बात तो आपको बता दूं, ये कैश सेल था 5 लाख, तो ये तो मिले ही होंगे ये साल, तो ये तो आएंगे ही इसमें। कैश सेल्स ये तो आएंगे ही 5 लाख, और बचे हुआ एडवांस का अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी या अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसा एडवांस में क्या रहता है, अकाउंट ही बना देते हैं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये क्या बेटा, लाइबिलिटी है, कस्टमर से पहले ही पैसे लेके रख लिए तो लाइबिलिटी है, तो इसका बैलेंस रहता है क्रेडिट। तो इसमें जब अपन बात करेंगे स्टार्टिंग का बैलेंस कितना था, बाय बैलेंस BD 2 लाख, बरोबर ना। और ये 2 लाख में से बेटा 1.5 लाख करंट ईयर से रिलेटेड, अब अपन करंट ईयर में आ गए, तो ये 2 लाख में जो 1.5 लाख अपन पहले से लाइबिलिटी बोले थे, लाइबिलिटी को अपन को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अपन इसको इनकम बोलने वाले हैं। तो जो 1.5 लाख था ना, उससे अपन जनरल एंट्री क्या करते हैं, टू इनकम होंगी जो भी नाम है, और जो लाइबिलिटी थी एडवांस फ्रॉम कस्टमर, उसको अपन करते डेबिट। एडवांस फ्रॉम कस्टमर लाइबिलिटी है, उसको डेबिट करके खत्म कर देंगे 1.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख रुपए अपन इनकम बोल देंगे, और ये इनकम चल जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस। ये एंट्री होती है एडवांस। ठीक है, तो इनकम बढ़ेंगी और एडवांस जो नाम की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को खत्म करेंगे। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर के डेबिट में लिखना है अपने को क्या, 1.5 लाख रुपये। टू क्या लिखेंगे, टू इनकम, जो भी नाम होगा, सब्सक्रिप्शन जो भी है, मैगजीन जो भी, ऐसा। ये समझा। तो 1.5 लाख एडवांस बोल रहे थे, अब एडवांस थोड़ी ना, अब ये साल में अपन आ गए, उसको एडवांस थोड़ी ना बोलेंगे, ये साल के थे तो एडवांस खत्म कर दो, इनकम हमारी बढ़ जाएंगी 1.5 लाख। तो जो ये इनकम यहाँ पे गई थी, और ये इधर हमारा एडवांस खत्म हो गया। अब देखो, अब एडवांस कितना बचा बेटा, सिर्फ 50,000। लेकिन उसने क्या बोला लाइन में, बैलेंस कितना बोला उसने साल के अंत में, देखो उसने बोला साल के अंत में बैलेंस कितना है बेटा, 1,70,000 बैलेंस है। मतलब जो लास्ट में बैलेंस आना चाहिए, एक क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी है, तो इसका बैलेंस किधर आएगा, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो इसका जो बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD, वो कितना है बोले, 1,70,000 है ना। उन्होंने ही बोला ना 1,70,000 बैलेंस है। टोटल करो फिर, इसकी टोटल कितनी आएंगी, 3,20,000। तो इसकी भी टोटल कितनी आनी चाहिए, 3,20,000। इसका मतलब बेटा कितने का फर्क है, 1,20,000 का। तो ये 1,20,000 भी अपने को एडवांस और ये साल मिल गया। समझ में आया क्या। स्टार्टिंग में कितना एडवांस था हमारे पास, 2 लाख। 2 लाख में से 1.5 लाख हटा दो तो कितना एडवांस बचा था, सिर्फ 50,000 एडवांस बचा था हमारे पास। लेकिन क्या हुआ, अब ये साल और अगले साल के लिए एडवांस और आ गया, कितना आया, 1,20,000। तो जो 50,000 बचे हुआ था और ये साल और 1,20,000 आ गया, तो टोटल एडवांस कितना जमा हो गया अपना, 1,70,000, जो उन्होंने बैलेंस बताया। ठीक है, तो ये 1,20,000 क्या है बेटा, और एडवांस है। एडवांस मिल गया कस्टमर से, एडवांस फ्रॉम कस्टमर से बाय कैश या बाय बैंक जो भी। ठीक है, तो अपने को एडिशनल एडवांस कितना मिला, 1,20,000। ये कैश में मिला। अपने को क्वेश्चन क्या पूछा, यही पूछा कि कैश कितनी आई है साल में,
तो ये तो 5 लाख की जो कैश है सेल करके, और ये एडवांस के भी कितने पैसे आए अपने को 1,20,000। एडवांस रिसीव कितना आया इस बार एडवांस 1,20,000। तो टोटल कैश कितनी मिल गई अपने को 6,20,000। टोटल कैश रिसीव्ड इन 2016-17 है ना, बरोबर है। यस, ये वाला पार्ट है वर्किंग नोट का। ये जिसको समझ गया है ठीक है, जिसको नहीं समझा ज़्यादा टेंशन मत लो, एक टॉपिक समझेंगे उसके बाद में अच्छे से लिख लो आप जब तक। अब आपने ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, और जो नहीं पूछा लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है वो वर्किंग नोट में डालना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन में क्या पूछा था इसने, उसको मेन आंसर में रखना। 2 चीज़ें पूछी थी ना उसने, ये पहला इनकम और दूसरा टोटल मनी रिसीव, तो ये अपने मेन आंसर का पार्ट रहेगा। कौन सा क्वेश्चन है, TP4 आप लिखेंगे, उसका जो आंसर लिखेंगे तो आंसर का मेन पार्ट है ये दो, ताकि जो चेकर है उसको देखने में एकदम आसानी जाए। वो देखेगा तो उसके आंसर शीट में भी ऐसे रहेगा, उसको देखेगा 650 झट जैसी मार्क दे देगा 6 पीस। फिर यदि जो एडिशनल अपने को रख रहा है वो वर्किंग नोट लिखने का, इसके मार्क यदि रहेंगे तो मार्क दे देगा, मार्क नहीं रहेंगे तो ठीक है। वैसे भी कैलकुलेशन तो करना ही था, तो रफ में करने से अच्छा वर्किंग नोट में करो। अगर आपने ये पहले कर दिया, ये अकाउंट पहले बना दिया और बाद में ये, तो उसको ढूंढते बैठना पड़ेगा, उसको तकलीफ जाएगी। तो चेकर को जितनी कम तकलीफ देंगे उतना, जितना खुश रखेंगे उतना ज़्यादा मार्क देंगे आपको। तो मेन आंसर पहले लिख देने का, और इसके अलावा जो भी अपने को करने का है वो रफ में इधर उधर ना करते वर्किंग नोट में सब करने का, ताकि यदि उसके कुछ मार्क रहे तो मार्क मिल जाए, नहीं भी रहे तो वैसे भी करना ही है तो इधर लिखो, ठीक है। चलो लिख लिया सबने, यस सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में एक चीज़ मेरा बताना बाकी था, तो पहले मैं ये कंसेप्ट बताऊंगा कमीशन का, बिफोर प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूँ। पहले ऊपर की चीज़ जो अपने 1-2 चीज़ बाकी थी, फिर हम ये क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। यस सर, ओके, इनफ फॉर टुडे, बाय बाय।